को ये कर रहे हैं। जी अभी रिकॉर्डिंग चालू हुई है। शेयर स्क्रीन जी के लिए जी जी ऑप्शन है, शेयर स्क्रीन के लिए ऑप्शन है, मीटिंग सेटिंग में जाके उनको। जी ये हो गया, आपको होस्ट हो गया आप। जी 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 प्रेम भाई, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो आज के चर्चा के बाद जो है, आपने टॉपिक क्योंकि कहा था 50वां एपिसोड है आपका, और मेरे लिए खुशी और गर्व की बात है कि मुझे इसमें आपने निमंत्रण दिया। 50वें एपिसोड पे हाफ सेंचुरी एक मायने रखता है आपका, और स्वास्थ्य पे परिचर्चा करनी थी, इसलिए मैंने टाइटल ही दिया है हेल्थ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हैप्पी लाइफ। मतलब स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट से सिंपल मतलब है कि कार्य कुछ और कर रहे थे और उसका नतीजा एक ये भी निकल गया। तो अगर आपका जीवन खुशमय है, आनंदमय है, उल्लास भरा है, तो हेल्थ एक बाई प्रोडक्ट की तरह आपको मिल जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करनी है। अब सुनने में तो बड़ा ये लगता है, तो ये समझना है कि हेल्थ है क्या, व्हाट इज हेल्थ। कुछ लोग समझते हैं बीमार नहीं होना ही हेल्थ है, जबकि ऐसा नहीं है। WHO के डेफिनेशन आप परिभाषा उसकी उठाइए, मेडिकल की किताब को उठाइए। हेल्थ नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। डिजीज आमतौर पे रोग, व्याधि, बीमारी को कहते हैं। इसको अगर संधि विच्छेद करें तो डिस इज, जो आप आराम और सुख की अवस्था में हैं उसमें कुछ इम्बैलेंस हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, वही डिजीज है। उसका सिर्फ उसका अनुपलब्ध होना हेल्थ नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। तो हमें समझना होगा स्वास्थ्य फिर है क्या। स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। स्व स्थिते इति स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की परिभाषा बहुत ही पैनोरेमिक है, जिसमें मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सारा कुछ आता है। और आज की परिचर्चा में मैं इसको कह रहा हूं वे ऑफ MMT। M फॉर मनी, M फॉर माइंडफुल मेडिटेशन, एंड T फॉर टाइम, समय, जिसके चक्कर में हम सब लोग उलझे रहते हैं कि समय नहीं है, कैसे करें। हेल्थ और हैप्पीनेस का बड़ा तारतम्य है और एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ है। कहा जाता है हैप्पीनेस इज द वे टुवर्ड्स हेल्थ। अगर स्वास्थ्य की मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता खुशी का ही होगा, उल्लास का ही होगा। जीवन में अगर उमंग होगा तो आप हेल्थ को अचीव कर लेंगे। लेकिन सबसे खास बात आप देखिए कि हैप्पीनेस के बारे में कहा था पीपल आर बैड एट प्रिडिक्टिंग व्हाट विल मेक देम हैप्पी। इंसान को किस चीज से खुशी मिलेगी, अगर उससे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी चीज तुम्हें दे या तुम खुश हो जाओ, तो बहुत उसको अंदाजा नहीं होता है। कहीं कहा जाता है ग्रुपिंग इन द डार्क, वो अंधेरे में ढूंढता है कि ऐसी कौन सी चीज मैं बता दूं, अगर भगवान आके मुझसे पूछें कि मैं दे दूं तो तुम खुश हो जाओगे, तो उसके पास एक लाइन में कोई जवाब नहीं होता है। व्हाट इज हैप्पीनेस? दो शब्द यहां पे समझना जरूरी है, हैप्पीनेस और हेडोनिज्म। हैप्पीनेस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, हेडोनिज्म का शाब्दिक अर्थ होता है सुखवाद। आज के भौतिकवादी युग में लोग हेडोनिज्म को कंफ्यूज कर रहे हैं हैप्पीनेस से। वो क्लटर थॉट है। सुखवाद क्षणिक होगा, किसी खास मेटेरियलिस्टिक चीजों को प्राप्त करने से आपको सुख मिलेगा, उसको कहते हैं हेडोनिज्म। आनंद आप आगे देखेंगे क्या है, ऐसा उल्लास जो क्षणिक प्लेजर से नहीं मिलता हो, शाश्वत होगा, कहीं अनंत से आता हुआ, अनंत तक जाता हुआ एक ऐसी अवस्था आपको मिलेगी जिसमें कोई पूछेगा इतने आनंद में, उमंग में क्यों हो,
तो आपका एक ही जवाब होगा, पता नहीं है। ये है सही मायने में हैप्पीनेस। आज का करेंट कल्चर क्या हो गया है? परस्यू ऑफ हैप्पीनेस, इंडिविजुअल हैप्पीनेस देन इन सर्च फॉर मीनिंग। हर इंसान स्वार्थ में सिर्फ अपनी खुशी ढूंढ रहा है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसको भूल चुका है। इसीलिए परमानेंट हैप्पीनेस से इंसान वंचित रह जा रहा है। कहा जाता है हैप्पीनेस कैन नॉट बी परस्यूड, पीछा करके आप इसको, आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इट मस्ट इंस्यू, अब घटित होता है। फ्रैंकल एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उसने कहा इट मस्ट इंस्यू, अब घटित होता है, ये हो जाएगा बस। आनंद की अवस्था आप पा लेंगे, इसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। आपको समझना है व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट डिटरमिन्स हैप्पीनेस एंड व्हाट कैन वी डू टू बी हैप्पियर। जरा सोचिए, हैप्पीनेस क्या है? एक यात्रा है या एक मंजिल है? जर्नी और डेस्टिनेशन। बिलीव इट और नॉट, इट इज नॉट मनी और सर्कमस्टांसेज। न पैसा आपको आनंद देता है, न कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाए जो आपको आनंद दे सकता है। टेम्परली जो आपको खुशी मिलती है उसको कहा जाता है सुखवाद। सुख मिलता है आपको, हेडोनिज्म, न कि हैप्पीनेस। इसलिए उससे हैप्पीनेस को कंफ्यूज नहीं करना है। दूसरे को एक्सपीरियंस को देखिए, बहुत बड़े लॉटरी विनर को देखिए या बहुत बड़े अचीवर को देखिए, किसी ने कंपनी बना ली, बहुत पैसा कमा लिया, क्या वो खुश है? आंसर नो। परमानेंट खुशी नहीं है, आनंद नहीं है उसके पास। डेविड गैफिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। बारबरा वॉल्टर्स अमेरिका की एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है, उसने जब उसका इंटरव्यू किया तो बारबरा वॉल्टर ने पूछा, नाउ दैट यू आर ए बिलियनियर, आर यू हैप्पी? डेविड गेफिन का जवाब था, एनीवन हु बिलीव्स मनी मेक्स यू हैप्पी डजंट हैव मनी। मतलब जिसकी ये सोच है कि पैसे से खुश हम हो जाएंगे, आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तो उसके पास पैसा नहीं है, भूल जाओ। कैन मनी बाय हैप्पीनेस? आंसर इज यस, इफ यू यूज इट राइट। Just because money doesn't buy happiness doesn't mean money cannot buy happiness. इसका मतलब क्या है? Create positive memory spending with or on others. Share or give to worthy causes. अगर आपके पास पैसा है, उसको एक सही दिशा में इस्तेमाल कर लें, तो हो सकता है उससे आपको एक आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका इस्तेमाल सही डायरेक्शन में होना चाहिए। हैप्पीनेस विदाउट मीनिंग कहा जाता है कैरेक्टराइज्ड रिलेटिवली शैलो, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, इवन सेल्फिश लाइफ। एक स्वार्थ भरा जीवन है। अगर आपके आनंद को प्राप्त करने के पीछे का कोई अर्थ या प्रयोजन, तात्पर्य नहीं है, तो ऐसे जीवन को स्वार्थी जीवन कहा जाता है। इसका कोई पर्पस या मीनिंग नहीं है। विक्टर फ्रैंकल नाजी कैंप में जब इंटरव्यू किया तो उसने देखा द डिफरेंस बिटवीन दोज हु हैड लिव्ड एंड दोज हु डाइड केम डाउन टू ओनली वन थिंग, मीनिंग। जिसने कुछ अपने जीवन का तात्पर्य प्रयोजन मान के रखा, नाजी कैंप में वो जीवित पाया गया। बाकी लोगों ने सरेंडर कर दिया और अपने आप उन सब की मृत्यु होती चली गई। विक्टर फ्रैंकल का ऑब्जर्वेशन है। दोज हु हैड मीनिंग वेर मोर रेजिलिएंट टू सफरिंग। कहा जाता है कि अगर पर्पस ऑफ लाइफ आपको पता है, अगर आपको प्रयोजन पता है जीवन में आने का, तो आपकी सफरिंग कम होती है। मतलब छोटी मोटी तकलीफ से आप दुखी नहीं होते हैं, पेन का पता कम चलता है, ये हमारा मेडिकल साइंस भी प्रूव कर चुका है। और आपको जीने की जो ललक होती, जीने की तमन्ना होती, छोटे मोटी तकलीफ को आप इग्नोर कर जाते हैं। पाथ टू हैप्पीनेस, कैरोलिन मिस एक अमेरिका की मेडिकल इंट्यूटिव जर्नलिस्ट है, उसकी बड़ी अच्छी किताब है। उसने लिखा, आवर मीनिंग डिस्कवरिंग आवर ट्रू पाथ, ग्रेटिट्यूड, अप्रिशिएटिंग द लाइफ वी हैव। आज क्या होता है हमारे साथ? हम उस लाइफ की परिकल्पना करते रहते हैं जो हमारे वांट में है, तो हमें नीड और वांट के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा। और आम तौर पे हम ऐसे एक जीवन की परिकल्पना करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो जीवन हमारे पास है उसके लिए कभी भी शुक्रगुजार ऊपर वाले का, परमपिता परमेश्वर का शुक्रगुजार हम नहीं होते। जो जीवन हमें मिला, इस जीवन में आनंद कैसे हम समाहित करें और इस आनंद का कैसे उल्लास में, उमंग में जीवन को हम जीते हुए आगे की यात्रा करें। ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, प्रामाणिकता के साथ
अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करें कि जो आपको मिला है, कई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा जीवन भी नहीं मिला है, अगर ये आप कर लें तो बहुत अच्छा। उसके लिए जरूरत है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी अवस्था है जो आपके अंदर के पोटेंशियल को जगाता है, एक्सप्लोर करता है, आपको अपने रियलाइज करने की अवस्था में पहुंचाता है, और आप अपने हाईएस्ट पॉसिबल मोरल वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। मास्लोज एक साइकोलॉजिस्ट था, इसने एक मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी दी। इसने कहा कि इंसान की बेसिक जरूरत है फिजियोलॉजिकल, जिसमें उसको खाना, पानी, भूख मिटाने के लिए सारी व्यवस्था, शुद्ध हवा ये मिलनी चाहिए। जब फिजियोलॉजिकल नीड उसकी पूरी होती है तो ऊपर उठता है, सेफ्टी नीड पे जाता है, उसको सुरक्षा चाहिए। उसके बाद और ऊपर जाता है तो उसको लव, बिलोंगिंगनेस चाहिए सोसाइटी में। और ऊपर अगर पहुंचता है तो उसको स्टीम चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और इससे भी जब ऊपर उठ जाता है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवस्था में आता है, जिसमें इंसान मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस अप्रोच में आता है। तो आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप देखें कि आपने अपने जीवन में किन किन अवस्थाओं को पा लिया है। अगर आपके पास खाने पीने की व्यवस्था है, सुरक्षित जीवन है, प्यार है परिवार में, और अगर आप सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस अचीव कर चुके हैं, तो आपकी अवस्था पहुंच चुकी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, और आपको इस पे काम करना चाहिए। हैप्पीनेस के लिए कहा जाता है व्हाट वी कैन चेंज। जेनेटिक्स हैप्पीनेस में बड़ा रोल प्ले करता है, और 50% हैप्पीनेस का डिटरमिनेंट होता है जीन बेस। तो देखते हुए कुछ लोगों को सारी चीजें मिल जाती है, फिर भी उनका चेहरा उतरा रहता है, लटका रहता है, उनके पेरेंट्स भी दुखी होते हैं, उनके बच्चे भी दुखी होते हैं। तो इस तरह की चीजें जेनेटिक डिटरमिन होती है। रेस्ट 50% में परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस 10% कंट्रीब्यूट करता है। उस परिस्थिति को आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं अंडर योर कंट्रोल, ये 40% है। तो अगर आप चाहें तो इस परिस्थिति को एक सकारात्मक सोच के तहत आप बदल सकते हैं, और आप एक दुख की अवस्था जो दूसरों के लिए होगी, आपके लिए सुख की अवस्था हो सकती है। अगर हैप्पी लाइफ में मीनिंगफुल लाइफ की ओवरलैपिंग हो जाए, तभी ये हैप्पी लाइफ का सही मायने है। एक कॉन्सेप्ट है जोहारी विंडो, जिसमें 4 बॉक्सेज हैं। इसमें एक बॉक्स जो पिंक देख रहे हैं राइट नीचे, ये एरिया है अननोन टू यू, योरसेल्फ, एंड अननोन टू द वर्ल्ड। इस पे अगर हम काम करें, इसमें हमारा पोटेंशियल छुपा है, जो न मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या खूबी है, न संसार को पता है। और यही अवस्था है जिसमें जब हम ध्यान में बैठते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्थिति में जाते हैं, रियलाइजेशन की स्थिति में जाते हैं, तो ये बॉक्स हमारा खुलता है। और फिर कहते हैं लोग कि इतने ये सुख में कैसे हैं, खुश कैसे रहते हैं। हैप्पीनेस क्या है, टेंजिबल या इनटेंजिबल है? हैप्पीनेस को ऐसी चीज है जिसको छू के हम बता सकते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, मोबाइल फोन, पेन, ये टेंजिबल वस्तु है जिसको आप छू के बता सकते हैं कि इतने बड़े साइज का है, ये काम इसका होता है। हैप्पीनेस इनटेंजिबल है, इसको आप आंक नहीं सकते हैं, कोई किलो या मीटर या मेट्रिक टन में नहीं बता सकते हैं कितनी खुशी है इसके पास, कितना आनंद है इसके पास। इनटेंजिबल अवस्था है। मास टू मॉलिक्यूल्स, हैप्पीनेस कहाँ है? अगर बिल्कुल मास फॉर्म में होता, फॉर्म मैटर होता, तो आप जाके किसी मॉल से खरीद सकते थे, किसी कॉम्प्लेक्स से खरीद सकते थे। लेकिन हैप्पीनेस आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे होना चाहिए, मॉलिक्यूल में हैप्पीनेस है, ये कहीं से आप बाय नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव हैप्पीनेस का डेफिनेशन है, अगर आप बॉडी लेवल पे हेल्दी हैं, माइंड लेवल पे इमोशनली बैलेंस्ड हैं, और सोल लेवल पे फुल्ली चार्ज हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव हैप्पीनेस। लैक ऑफ हैप्पीनेस आज जो बीमारियां करा रहा है, हैप्पीनेस की कमी के कारण रक्तचाप, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर। काम के लिए बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि काम के कारण, अगर बहुत आराम का काम है तो आपको बोर्डम हो जाएगा, बोर होने लगेंगे। बहुत चैलेंजिंग काम है, अच्छा लगेगा आपको, आप हर दिन अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, इंड्योरेंस को बढ़ाएंगे, जिसको जापान में एक कॉन्सेप्ट दिया है काइजेन, फ्लो आ जाएगा आपके काम में। और अगर यही काम बियॉन्ड आवर एबिलिटी चला जाए, हमारे पराक्रम के बाहर चला जाए, तो आपको एंग्जाइटी देगा। इसलिए काम का बैलेंस बहुत जरूरी है, कि काम बहुत इजी भी ना हो और बहुत टफ भी ना हो आपके कैपेसिटी से। हैप्पीनेस का सबसे बड़ा जो नेगेटिव फैक्टर है वो है फियर फैक्टर।
इंसान आज अधिकतम भय की स्थिति में जी रहा है, डरा हुआ किसी चीज से, भविष्य के लिए डरा हुआ है, या कुछ लोग दुःसाहसी हो गए हैं जो निर्भय की स्थिति में जी रहे हैं। अगर हमें हैप्पीनेस को अचीव करना है तो हमें अभय की स्थिति में जीना होगा, न भय में, न निर्भय होकर। अगर इस स्थिति को हम पालें तो हम हैप्पीनेस की तरफ बढ़ जाएंगे। हंसना जरूरी है। ये मेरे मित्र की तस्वीर है, हमारे स्कूल में बैचमेट थे और अभी बहुत बड़े कारोबारी हैं, लेकिन इनके लिए हंसना मना है। जब मैं पूछता हूँ क्यों हंसना मना है, तो इनका ये कहना है कि अगर मैं हंसता हूं तो लोग काम नहीं करते हैं ठीक से। जो सोचते होंगे कि पैसे आने से खुशी आ जाएगी या सर्टेन अमाउंट आने से खुशी हो जाएगी, उनके लिए मैं शास्त्रों का श्लोक बताता हूँ। अर्था भवन्ति गच्छन्ति लभ्यते च पुनः 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 कदापि न आयति गतम तु न यौवनम। धन आएगा, चला जाएगा, फिर आप प्राप्त कर सकते हैं। पुनः कदापि न आयति गतम तु न यौवनम, जो आपकी अवस्था मिली है, यौवन मिला है आपको ईश्वर के द्वारा, अगर ये एक बार चला गया, आपने गवा दिया, तो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हर पल को आपको एंजॉय करना है। ओशो ने कहा था, हंसना एक महाऔषधि है। लाफ्टर इज ए मेगा मेडिसिन। इससे बड़ी कोई औषधि बनी ही नहीं है। क्या होता है हंसने के व्यक्तिगत फायदे? अगर आप अंदर से खुश हो और हंसें, तो जो हेड नेक एरिया है, आपके चेहरे की मांसपेशियां, गले की मांसपेशियां, इसकी एक्सरसाइज होती है, जिसका ना कोई डंबल बना है, ना जिम में कोई ट्रेडमिल बना है। इस एरिया की एक्सरसाइज सिर्फ हंसी से, जो अंदर से खुल के हंसी निकले, उसी से हो सकती है। इसके मानसिक फायदे न्यूरोलॉजी जर्नल में पब्लिश हो गया है कि कोई व्यक्ति अगर वाकई खुश होता है और हंसने के समय हंसता है, तो उसके ब्रेन में डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जैसे तत्व निकलते हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट है, एंजाइटी कम करता है, बेचैनी कम करता है, लॉन्ग टर्म में हाइपरटेंशन नहीं होने देता है, डायबिटीज नहीं होने देता है। ये एस्टैब्लिश हो चुका है। सामाजिक फायदे और पारंपरिक फायदे। लेकिन हंसने की जो आज परंपरा हो गई है, जिन्होंने देखा होगा, दिल्ली में बहुत सारे लाफ्टर क्लब हैं। ये क्लब, मेरे घर के पीछे एक पार्क है, उसमें लोग सुबह 6:50 पे जमा होते हैं, 7 बजे तक हंसते हैं। एक दिन मैंने इनकी तस्वीर ली, मैंने पूछा कि ऐसा आप क्यों करते हैं, तो इन्होंने बताया 23 घंटे 50 मिनट फिर हंसना नहीं है, क्योंकि ऑफिस में हंसूंगा तो मेरे जूनियर काम नहीं करेंगे और बहुत लाइटली लेते हैं मुझे। घर आता हूँ, हंसता हूँ, तो पत्नी समझती है कि बाहर कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा, बड़े हंस रहे हो। तो इसलिए 10 मिनट की डोज लेते हैं 24 घंटे के लिए। इस तरह के हंसने का कोई फायदा नहीं है। हंसना स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। जब हंसे, जब हंसी आए, जब आनंद मिले तो हंसिए। लव योर सेल्फ। ये बहुत जरूरी है कि जो इंसान खुद को मोहब्बत करे, उसके खुशी का स्तर बहुत ऊपर रहता है। और उस इंसान से आप मोहब्बत की उम्मीद मत कीजिए, उस इंसान से प्रेम की उम्मीद मत कीजिए जो खुद से प्रेम ना करता हो। आपको कैसे प्रेम दे सकता है? अगर किसी के पास बड़ा ट्रेजर बैंक हो, तभी आपको पैसे दे पाएगा। तो इस इंसान के पास अगर मोहब्बत है अपने लिए, तभी आपको भी मोहब्बत दे पाएगा। तो ऐसे इंसान से उम्मीद भी मत कीजिए जो अपने को मोहब्बत नहीं करते हो। बी स्पॉन्टेनियस। वो हर काम कर दें जो आपके मन विचार में आए, उसको एक एनर्जी को आउटलेट दे दें, बशर्ते आपके किए काम से किसी को हानि या नुकसान नहीं हो रहा है। उस काम को देन एंड देयर कीजिए, इससे आपको एक खुशी मिलती है। डेवलप हॉबी। हॉबी का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मतलब है स्पेयर टाइम एक्टिविटी। आज क्या हो गया है इंसान के पास भागती दौड़ती जिंदगी में, इधर नो टाइम टू स्पेयर और स्पेयर टाइम फॉर नथिंग, जैसे वॉचिंग टीवी, गॉसिपिंग, इसमें समय जा रहा है। डेवलप क्या करना है आपको? गार्डनिंग, क्लीन योर सोसाइटी, हेल्प अदर्स। अस्पताल में चले जाएं, किसी से 2-4-10 मिनट बात कर लें। अगर महीने में एक दिन भी आप 1 घंटे का समय किसी भी सोशल एक्टिविटी के लिए निकालें, तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज एनर्जी का संचार दिखेगा और आप सेल्फ टू नॉन सेल्फ की तरफ मूव करने लगे। एक यात्रा आपकी शुरू होगी। आज क्या है इंसान? सैड, सेल्फ पिटी, सेल्फ डाउट, सेल्फिशनेस में जी रहा है। द मोर वी आर लेस कंसर्न विद सेल्फ, द हैप्पियर वी बिकम। और महात्मा गांधी ने कहा था, बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। तो जब हम परोपकार में जाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि वाकई यहाँ ज्यादा खुशी है। और हमारे पुराणों में कहा है, अष्टादशे पुराणे सुव्यासन वचनद्वयम्,
परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो परोपकार में थोड़ा ध्यान देके देख लें आप। सीक लर्निंग, लीडर्स आर ऑलवेज रीडर्स। पर्पस ऑफ लाइफ इज कांस्टेंट फॉरवर्ड प्रोग्रेस, लर्निंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस एज वी आर प्रोग्रेसिंग। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसलिए नई चीज हर दिन सीखने की जरूरत है, हर दिन सीखना चाहिए। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार रहें आप। हैप्पीनेस इज नथिंग टू विद द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, इट डील्स विद द इंटरनल एटीट्यूड। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। शुक्रिया अदा करें कि जो आपको मिला वही बहुत है, उसके लिए शुक्रिया अदा करें। देखें अगले दिन इससे ज्यादा आप अचीव कर रहे हैं। स्टार्ट लिस्टिंग एवरीथिंग अराउंड यू दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। आप देखिए आश्चर्य होगा, अमेरिकन्स हैव मोर एबंडेंस देन 99% ऑफ द वर्ल्ड। 99% पूरे विश्व की आबादी से अमेरिका में ज्यादा प्रचुरता है, हर चीज की प्रचुरता है, पैसे की, धन दौलत, सुख सुविधाओं की। फिर भी हाईएस्ट सुसाइड रेट अमेरिका में है। तो ये भौतिकवादी प्रचुरता से खुशी मिलती है, ये बिल्कुल नकार दिया गया है। जितने भी शोध हुई, जितने रिसर्च हुए, ऑब्जर्वेशनल स्टडी होगी, उसमें नकार दिया गया। प्रचुरता से खुशी नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। इसलिए प्रचुरता के पीछे आप आनंद को मत गवाएं। स्पीक वेल ऑफ अदर्स। We love hearing about others' problem because on some level it makes us feel better about our own shortcomings. Theory of relativity. हम क्या करते हैं, अपनी लाइन बड़ी करने की जगह दूसरे की लाइन छोटी देखने में अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए हमें होता है कि दूसरे की बुराई या कमी को सुनना अच्छा लगता है। तो हम आदत अगर ऐसी डेवलप करें कि दूसरे की कमी हमें नहीं सुननी है, फायदा क्या होगा, हम उस एनर्जी को, उस समय को इस्तेमाल कर लेंगे अपनी लाइन बड़ी करने में, और अपने अंदर इंटरनल इंजीनियरिंग करके अपने आप को मॉडिफाई करके अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ले जाने में। Insecure people are so excited to tell you about other people because they hope it will divert your attention from their own faults. तो इसमें सिंपल फॉर्मूला रखना है, थिंक काइंड, बी काइंड, एक्ट काइंड, नेवर मेक एक्सक्यूजेस। 99% of failure come from the people who have the habit of making excuses. Indian version, टोपी ट्रांसफर। मतलब मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती उसने कह दी, तीसरे गलती, चौथे एक गलती। इसकी जरूरत नहीं है। अगर हमसे गलती हो गई तो अर इज ह्यूमन, गलतियां इंसान से होती है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, और अगली बार ना हो इसके लिए तैयारी कर लीजिए। He that is good for making excuses is seldom good for anything else. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। तो आप भी मान लें, आपके पास अगर कोई आदमी बार बार एक्सक्यूज दे रहा है तो उससे आप उम्मीद मत कीजिए को कोई बेटरमेंट की तरफ आपको ले जाएगा। अवॉइड सोशल कंपैरिजन। या तो इंसान सुपीरियरिटी में जी रहा है या इन्फीरियरिटी में जी रहा है। आपको क्या करना है, योर सेल्फ वर्थ टू योर गोल, हैप्पी हो जाएंगे। डोंट लूज यू ऑफ यूनिक ऑफ YOU, बी योर सेल्फ। आपका जो YOU, यू योर सेल्फ है, उसमें यू यूनिक है। हर इंसान का अलग सिग्नेचर है, अलग प्रिंट है। तो अपने यूनिकनेस को लूज ना करें। बड़ी खास बात है, वो सिर्फ आपके पास है, दूसरे पास नहीं है। आपको ढूंढना है कि क्या ऐसी चीज है जो आपका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, स्ट्रेंथ एरिया कौन सा है, इसको ढूंढना है। When you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everybody will respect you. Lao Tse, चाइनीज फिलोसफर थे, बहुत उम्दा फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था। नेवर सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। दूसरे से अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने से बात करें, अपना टारगेट अपने आप फिक्स करें, पर्सनलाइज रोड मैप बनाएं, और अगेन डोंट लूज यू ऑफ YOU. Be a good listener. We get so anxious to tell our side of things that we sometimes forget to listen to what others are saying. इसीलिए कहा जाता है, God given us 2 ears, 2 कान दिए हैं, to hear and 1 mouth to speak, 2:1 का रेशियो है। तो मतलब 2 कान और 1 मुंह दिया गया। तो जितना आप बोलें उससे दुगना सुनने की क्षमता आपको रखनी है। इससे क्या होती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है माइंड की, हम नई चीजें रोज सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए वोकैलिस मसल जो बात करने का काम आता है, उस पर कंट्रोल करना है, स्टिपिडियस को स्ट्रेंथ देना है, और सुनने की क्षमता बढ़ानी है।
फॉरगिवनेस, क्षमा। कहा जाता है क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। एंगर करने से पहले एक बार सोचना है कि यहाँ क्या एंगर वाकई जरूरी है, आत्मसंयम की तरफ बढ़ेंगे। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण। कभी भी सोने से पहले आप ध्यान पे बैठें, आत्मविश्लेषण करें, जो भी लगे अच्छा काम किया है भूल जाएं, अगर कुछ कमी रह गई, गलती हुई, तो उस पे चिंतन करके ऐसा कर दें कि दोबारा ये गलती ना हो। यही एक जीवन यात्रा में आगे बढ़ने का साधन है। बी इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीने को, स्टेट को कहते हैं माइंडफुलनेस। गौतम बुद्ध ने कहा था, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम इन ऑफ द फ्यूचर, कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। इसी को माइंडफुलनेस, माइंडफुल मेडिटेशन, इसी को कहा जाता है। इन नो टाइम यू विल नोटिस दैट यू आर मोर प्रोडक्टिव, योर रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन विल बिकम डीपर एंड यू विल फील हैप्पियर। ये रास्ता है माइंडफुलनेस, मतलब सचेतन की अवस्था। अगर हम जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, सचेतन की अवस्था से करें। न अतीत में जिए, न भविष्य की चिंता करें, आप धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। जॉन कैबट-ज़िन अमेरिकन फिलोसोफर है, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड बुद्धिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है। उसने कहा, माइंडफुलनेस मींस पेइंग अटेंशन इन ए पर्टिकुलर वे, एक खास तरीके से अटेंशन देना, ऑन पर्पस, इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉन जजमेंटली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सचेतन की अवस्था में अगर हम चाय भी पी रहे हैं, कोई थॉट्स आ रहा है, थॉट्स रोकने नहीं है, उस पे अटेंशन देना है, बट नॉन जजमेंटली। उससे ये नहीं डिराइव करना है कि इस थॉट से क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, भविष्य क्या होगा। आप जस्ट आने दें, चला जाएगा, और आप सचेतन की अवस्था में उसको देखते रह जाएंगे। हमारा मेडिकल साइंस पूरा रिसर्च करके न्यूरोलॉजी में फंक्शनल इमेजिंग से निकाल दिया है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एमेग्डला एंड हिपोकैम्पस, ये एरिया है। अगर हम माइंडफुलनेस की अवस्था में रहते हैं तो ये एक्टिवली काम करके हमें बहुत सारे हैप्पीनेस के कंपोनेंट वहां से रिलीज करते हैं। अब लोग पूछते हैं माइंडफुलनेस से क्या हो जाता है। माइंडफुलनेस इज नॉट, क्या नहीं है माइंडफुलनेस, कोई स्पेशल स्टेटस आपको नहीं दे देगा, स्पेशल स्टेट नहीं दे देगा कि आपको कोई बत्तियां जलने लगेगी या कुछ दिखने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ट्राइंग टू गेट सर्टेन एक्सपीरियंसेस, अगर कुछ एक्स्ट्रा अनुभव चाहते हैं तो इसका रास्ता माइंडफुलनेस नहीं है। नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड, नॉट अबाउट क्लियरिंग योर माइंड, नॉट पैसिव, नॉट अबाउट नॉट थिंकिंग। इवन ये भी माइंडफुलनेस नहीं है कि आप चाहते हैं कि मैं, मेरी सोच बंद हो जाए, तो माइंडफुलनेस नहीं है। सोच है तो आएगी, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आप उस पर जजमेंटल नहीं हो, दैट इज माइंडफुलनेस। मनी की बात हुई, माइंडफुलनेस की बात हुई। अब टी, MMT, टी फॉर टाइम। कई लोग कहते हैं समय बीतता है, मैं उनसे कहता हूं समय बीतता है या हम बीत जाते हैं। इस पे जरा आज गौर कीजिएगा आप लोग इस प्रेजेंटेशन के बाद। कुछ लोग कहते हैं टाइम इज मनी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। वो इसलिए कहते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि कितने घंटे का समय मैंने बिताया और इससे कितने पैसे मुझे मिले। तो अगर इस फॉर्म में देखेंगे तो टाइम इज मनी उनका कहना उचित है, लेकिन समय का उपयोग और दुरुपयोग पैसे के अलावा भी है। जैसे जो लोग व्यसन में हैं, क्लब जाते हैं, पार्टी जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे आप बर्बाद करते हैं, तब तो आप नहीं सोचते हैं टाइम इज मनी। इसका मतलब है टाइम इज नॉट मनी। ये आपका सोचने का तरीका है, जिस समय आप अपने हिसाब से सोचना चाहें। समय और पैसा हाथ से फिसल जाता है, एक स्टेटमेंट होता है। ये भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और थ्योरी ऑफ क्लिंगिंग। जब रेत को जितना जोर से आप पकड़ना चाहेंगे, रेत आपकी मुट्ठी से फिसलता जाएगा। तो क्लिंगिंग नहीं करना है समय के साथ, समय को आप पकड़ नहीं सकते हैं। आगे मैं बताता हूं क्या है। वर्तमान की स्थिति मोस्ट फ्लूइड एंड डायनेमिक स्टेट ऑफ यूनिवर्स है। वर्तमान ही एक ऐसी स्थिति है जो सहजता, सरलता और तरलता आपके जीवन में लाती है। अगर आप अतीत में उलझे रहेंगे तो पूरे टाइम आपकी मांसपेशियां स्ट्रेस में रहती है, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर एबनॉर्मल होते हैं, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन बॉडी में सेक्रेट हो, जिसके कारण आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी शिकायत आती है। या आप
भविष्य की कल्पना, भविष्य के डर को जिंदा रखते हैं और उस डर को मानते हैं आप ड्राइविंग फोर्स, उसकी जरूरत नहीं है, वो भी आपको बेचैन रखती है। वर्तमान में अगर माइंडफुलनेस में जिए, सचेतन की अवस्था में वर्तमान में जीने लगे, तो आपका अतीत भी सुदृढ़ होता जाएगा, क्योंकि वर्तमान को आपने जी लिया, वही समय अतीत बनेगा। अन्यथा भविष्य आपके सामने आएगा, वर्तमान होता हुआ गुजर के अतीत बन जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या। अतीत भी खराब, भविष्य भी खराब, वर्तमान का आपको पता नहीं है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में कहा जाता है, इस समय प्रबंधन क्या हम कर सकते हैं, वाकई कर सकते हैं? तो सबसे पहले समझना होगा, टाइम मैनेजमेंट कहा गया, नोट कहा गया मैनेजमेंट ऑफ टाइम। अगर समय का प्रबंधन हम कर ही सकते तो कहा जाता मैनेजमेंट टाइम, ऐसा नहीं कहा गया, कहा गया टाइम मैनेजमेंट। तो इसका क्या मतलब है? इसका सैद्धांतिक या दर्शन शास्त्र के हिसाब से, फिलॉसफी के हिसाब से इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप का प्रबंधन कर सकते हैं, एंड सिंक्रोनाइज विद टाइम, समय के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं उस प्रबंधन का। मतलब आप समय का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप का प्रबंधन करके उसके साथ तालमेल बिठा लें, यही है समय प्रबंधन। समय का प्रबंधन संभव नहीं है। ईस्ट और वेस्ट में क्या डिफरेंस है? जैसे भारत का अध्यात्म हर जगह इतना क्यों पॉपुलर है, वेस्ट में क्या है? ज्ञान विज्ञान, मैंने आपको बता दिया अमेरिका में 99% एबंडेंस है, फिर भी हाईएस्ट सुसाइड रेट है, आत्महत्या। हमारे यहाँ क्या है? परम ज्ञान, आत्म क्रांति, आत्म साधना। तो हमें सेल्फ एक्चुअलाइज लोगों को क्या चाहिए कि वेस्ट से आप ज्ञान विज्ञान लें, लॉजिक उनसे लें, और हमारे यहाँ की जो धरोहर है, परम ज्ञान, आत्म क्रांति, आत्म साधना, इसको मिला दें तो वाकई हिंदुस्तान या भारत को कोई रोक नहीं सकता विश्व गुरु बनने से। हमारी आदत दूसरी है, हम उलझे रहते हैं कि हम वेस्ट की चीज बुरी या तो उठाते हैं या तो अच्छी चीज नहीं उठाते हैं। हमें दोनों को मिलाना है, कंप्रिहेंसिव पैकेज तैयार करना है, और ऐसे जीवन की परिकल्पना आपने कर ली तो आप अचीव कर लेंगे एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। कैसे संभव है? इंसान या तो आसक्ति में जीता है, अटैच रहता है, सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, ये सबसे बड़ा हैप्पीनेस तोड़ने का एक कारण है आसक्ति, या विरक्ति। कुछ लोग होता है सब कुछ छोड़ के जंगल में जाते हैं और कहते हैं कि मैं सन्यासी हो गया। तो सही कमल तो वही है जो कीचड़ में खिलता है। तो गृहस्थ जीवन में रह के अगर आप सन्यास के भाव में आ जाएं तो उस स्थिति को कहते हैं अनासक्त की स्थिति। ये कैसे संभव है? इस अवस्था को पाने के लिए आंसर इसका है GOD, गॉड। कौन सा गॉड? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। बी जनरेटर ऑफ योरसेल्फ, ब्रह्मा। आप सुबह उठ के अपने जीवनचर्या के लिए अपना ब्रह्मा बन जाए, अपने पूरे दिन की रचना करें, परिकल्पना करें। बी और ऑपरेटर ऑफ योरसेल्फ, विष्णु बन जाए। दिन में समुद्र की लहरें आएंगी, गिराने की कोशिश करेगी, शेषनाग फन मारने की कोशिश करेंगे, आपके दोस्त डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन आपको विष्णु बन के उसका पालन करना है जो सुबह ब्रह्मा बन के आपने डिसाइड किया है। शाम को बी डिस्ट्रॉयर, संहारक, शिव का रूप ले लें। और क्या करना है? जो भी ईगो, एंजाइटी, क्लेश, द्वेष बाहर ऑफिस में जनरेट हुआ, उसको बाहर ही डिस्ट्रॉय करके तब घर आना है। घर ऑफिस को लेके, काम को लेके नहीं आना है। और जब पत्नी से, बच्चों से आप बात करें तो आप ऑफिस के चिंता को छोड़ दें और बिल्कुल फ्रेश घर पहुंचे। अब MMT, मनी, माइंडफुल मेडिटेशन एंड T फॉर टाइम, अगर ये हम सही तरीके से अचीव कर लें तो हम एक स्थिति को पाते हैं जिसका नाम है सच्चित आनंद, एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ब्लिस एंड एब्सोल्यूट जॉय। इसी के साथ आज मैं MMT पे अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरु, अद्भुत प्रेजेंटेशन। आपने MMT कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और बहुत ही डीपली उसको इस सब्जेक्ट को लेकर के गए। हैप्पीनेस और हेडोनिज्म के बारे में बताया। हम जिस चीज को जो क्षणिक सुख है उसके चक्कर में हम लोग रहते हैं, लेकिन जो हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस है, वो कैसे आएंगी, हम कैसे
खुश रहेंगे, सुखी रह सकते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। आपने हंसने की बात की, हमें याद है कि अंजुमन भाई जब हम लोग ऑडिटोरियम में जब गेट टुगेदर कर रहे थे 2017 में, एक लोगों ने बोला कि पिछले 25 साल में कोई हंसा है क्या? तो ये हंसी बहुत जरूरी है, और ये हंसी मिलेगी, कैसे मिलेगी इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। हम लोग भी एक गेट टुगेदर करने वाले हैं, यही 2022 में करने वाले हैं, जिसमें हम सभी लोग बैठेंगे और खूब हंसेंगे, ठहाके लगाएंगे, और जो है सेरोटोनिन और जो भी है वो सारी चीजें रिलीज होंगी। बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपने कही, अनपैरेलल, इतना बढ़िया आपने कहा, और मैं समझता हूँ कि